प्रिय छात्रों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, तो आज का हमारा टॉपिक है, यानी कि अभी जो हमारा टॉपिक यानी कि पूरा सिलेबस बेस्ड चल रहा है। क्लास 10 का जो भी गेसिंग क्वेश्चन आ रहा है वो सभी आपको हम अभी फिलहाल अभी हम मैथ का बता रहे हैं, लेकिन हम आपको पूरी विषय का हम गेसिंग क्वेश्चन बताएंगे और उसका आंसर भी आपको हम जरूर कराएंगे। ठीक है, तो आज हम जानते हैं यानी कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। और यह सवाल जो है नंबर सिस्टम का है और यह 2 नंबर में पूछा जाता है, यानी कि अक्सर ऐसा सवाल 2 नंबर में देखने को मिलता है। तो जानते हैं कि इसका हल हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यह सब ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, जिसमें एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, यानी कि A = BQ+R का एक फार्मूला याद हो गया, बस यह क्वेश्चन आपको पूरा बन गया, क्योंकि यह क्वेश्चन जो होता है थ्योरेटिकल ही होता है। तो A = BQ+R को यानी फार्मूला को हम क्या कहते हैं, भाग एल्गोरिदम का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाग एल्गोरिदम से ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए A = BQ+R, जहाँ जहाँ यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि बी का मान इसमें 6 आपको दिख रहा है, क्यू तो क्यू है, लेकिन आर का मान क्या दिख रहा है, 1। यानी कि विषम पूर्णांक यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे विषम पूर्णांक 3 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे विषम पूर्णांक 5 दिख रहा है। तो जहाँ यानी कि जीरो क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, यानी कि क्या है, यानी कि आर। ठीक है, और और यानी कि आर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आर से बड़ा होना चाहिए बी। इस संबंध में यानी कि इसलिए बी बराबर हम क्या है, यहाँ पे हमको शो हो रहा है, यानी कि बी का मान आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि यानी कि 6 है। ठीक है, और क्यू का मान तो क्यू है और आर का मान 1 है। ठीक है, तो यहाँ भी बी का मान 6 दिख रहा है, यहाँ भी बी का मान 6 दिख रहा है, तो यहाँ की B = 6। ठीक है, B = 6। ठीक है, अब हम इसको इस फार्मूला के लिए रखते हैं, यानी कि Q बराबर क्या हो जाएगा, Q जो होगा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, क्या चीज़ से, बड़ा ही होगा, यानी कि जीरो से। ठीक है, जीरो से। तो यह फार्मूला पे अब हम यहाँ पे रख के देखेंगे कि यानी कि फार्मूला क्या होता है, A = BQ+R, यानी कि हमको विषम पूर्णांक हमको सिद्ध करने के लिए कहा है। ठीक है, यानी कि इसीलिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, R बराबर क्या रखेंगे, विषम पूर्णांक ही रखेंगे। क्या रखेंगे, एक। विषम संख्या आपको हम बताए हुए हैं पिछल के वीडियो में, अगर आपको नहीं पता होगा तो विषम संख्या को देख लीजिएगा कि यानी कि विषम संख्या होता क्या है। विषम संख्या स्टार्टिंग होता है 1 से, और 3 होता है, और 5 होता है, और 7 होता है, और 9 होता है। ठीक है, तो 1 हो गया, 3 हो गया, और 5 हो गया, यही हमको सिद्ध करना है, 1, 3 और 5। ठीक है, तो अब यानी कि हमको साबित क्या करना है, यानी कि विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि r का मान यहाँ पे हम 1 रखेंगे, r का मान 1 रखेंगे, और b का मान हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे b का मान 6 दिया हुआ है, तो क्या फॉर्मूला अब मेरा हो जाएगा, A = BQ+R। तो b का मान कितना है, 6, q का मान कुछ नहीं है तो q ही है, प्लस r का मान कितना हम रखे हैं, 1 रखे हैं। ठीक है, तो यानी कि 1 को प्रूव हो गया। यानी कि इसी प्रकार या फिर क्या रखेंगे, r बराबर 3 रखेंगे। ठीक है, r बराबर 3 रखेंगे और b बराबर 6 रखेंगे, तो क्या होगा, ए बराबर, इसका भी फॉर्मूला वही होता है, A = BQ+R। तो b का मान हमको कितना है, यानी कि b का मान कितना हमको दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है। q का मान तो q ही रहेगा, प्लस r का मान कितना रहेगा,
यानी कि आर का मान कितना रहेगा मेरा, आर का मान 3 रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, यानी कि 3 रख दिए, तो मेरा क्या निकल गया 6q+3। फिर क्या हमको कहा है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो फिर हम यहाँ पे क्या विषम पूर्णांक मानेंगे, आर बराबर 5 और बी बराबर क्या है मेरा 6 दिया हुआ है। तो फिर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी का जगह पे यानी कि 6, क्यू तो क्यू ही है, प्लस आर का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यह अब मेरा कितना आ गया, अब इसको हम एक ठाई लिखेंगे अर्थात, ठीक है, एक ठाई करके हम अच्छे से सजा देंगे। अर्थात क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, जहां q क्या है, q एक पूर्णांक है। ठीक है, जहां q क्या है, q एक पूर्णांक है। इसी प्रकार यह मेरा क्वेश्चन सिद्ध हो गया, यानी कि और यह साबित हो गया। और यह क्वेश्चन हम अगर ये बताए हैं आपको कि यह क्वेश्चन क्या होता है, मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि याद रख सकते हैं इसकी ही विधि द्वारा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या था, यानी कि गुणनखंड विधि से 96 तथा 404 का लौसा और मौसा ज्ञात करें। क्या था, गुणनखंड विधि से, सॉरी, गुणनखंड विधि से 96 तथा 404 का लौसा तथा मौसा ज्ञात करना था। ठीक है, ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका हल कैसे करेंगे, ये देखिए, थोड़ा छोटा सा स्पेस है, इसलिए हम इसको यानी शॉर्टकट में थोड़ा सा हल करने का सोचेंगे। कितना का क्या है, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि मेरा क्या हो जाता है, यानी कि जैसे हम साधारण सीखते हैं, यानी कि लघुत्तम कैसे बनाते हैं, वैसे हम इसको बनाएंगे। 96 का एक ठाई निकालेंगे, एक ठाई कितना का निकालेंगे, 404 का निकालेंगे। ठीक है, एक ठाई 96 का और एक ठाई 404 का। इसमें इसका पहले करते हैं, 2 से इसको लगाएंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96 होता है। फिर वो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 24 दूनी 48 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो यानी कि 12 दूनी 24 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो यानी कि 6 दूनी 12। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 हो जाता है। यहाँ पे 404 में हम 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा। और फिर 2 से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 101 हो जाएगा। और 101 पूरा यानी कि क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, जिसमें किसी से भी भाग नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 96 बराबर, यानी 96 का मेरा फैक्टर यानी कि गुणनखंड कितना आया है, 96 का कितना आया है, यानी कि 2 गुना 2, कै गो 2 है, 1 2 3 4 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, फिर क्या आया, यानी कि 3 आया है, 3। और 404 बराबर कितना आया है, 2 गुना 101। तो इससे अब एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, यानी कि इससे अब एलसीएम और एचसीएफ अब हम कैसे पता करेंगे, वो देखिए। एलसीएम होता है लोअर कॉमन फैक्टर, ठीक है, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मौसा इसको बोलते हैं, एचसीएफ को बोलते हैं मौसा, एलसीएम को बोलते हैं लौसा। ठीक है, यानी कि पहले हम मौसा निकाल कर देख लेते हैं कि मौसा क्या निकलता है। जो अंक दोनों में कॉमन आ जाए, यानी कि दोनों में 1 1 2 दिख रहा है तो इसको हम पहले लिख देंगे। दोनों में दिख रहा है उसके बदले में 1 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे दोनों में हमको क्या दिख रहा है, 1 1 2 और दिख रहा है, तो यहाँ भी 1 2 और लिख देंगे। और देखिए दोनों में औरों कोई अंक मिल रहा है क्या, इसके अलावा दोनों में औरों कोई अंक नहीं मिल रहा है, तो यह मेरा क्या हो जाएगा, मौसा। यानी कि मौसा कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 बराबर 4, यानी कि जो दोनों में मिलेगा वही अंक को केवल यहाँ पे हम लिखेंगे।
और इसके अनुसार मेरा मौसा कितना हो गया 4। और लौसा को हम कैसे निकालेंगे, यानी कि जो दोनों में दिख रहा है उसके बदले उसको भी हम यानी कि मौसा को भी यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद जो अंक इसमें बच जाता है वह सभी अंक को इसमें गुना करने के लिए उतार देंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 101। ठीक है, इसको हम कैसे 101 को यह पूरा को गुना करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर डालिएगा। और इससे हमको यह पता लगेगा कि आपको कितने अच्छी तरीके से समझ में आया। ठीक है, यानी उसके बाद आपको हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, यानी कि जैसे क्वेश्चन हम आपको दे दिए, यानी कि 48 तथा 90 का हमको यानी कि मौसा तथा लौसा बताएं। 48 तथा 90 का मौसा तथा लौसा बताना है आपको, यानी कि कौन सी विधि से, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, इतना आप जरूर बता करके हमें कमेंट बॉक्स में सूचित कीजिएगा। ठीक है, और इसके अगले क्वेश्चन हम क्या दिए थे, एक और क्वेश्चन था कि दिखाएं कि क्या किसी प्राकृत संख्या 4n के अंत में 0 आ सकता है। ठीक है, यह कैसे आ सकता है, यह भी क्वेश्चन मेरा सिद्ध करने का होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं वो देखिए। यानी कि यहाँ पर हम मानेंगे कि यहाँ 4n के अंत में 4 के पावर n दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि 4 के पावर n का मान, यानी कि हम कोई भी अंक ले लेते हैं, n बराबर 1 ले लेते हैं, या n बराबर 2 ले लेते हैं, या 3 ले लेते हैं, या 4 अंत में डाल करके हम चेक करते हैं। ठीक है, 4 के पावर n बराबर यहाँ पे हम 1 लिख करके देखते हैं। 4 के पावर 1 बराबर कितना, इसका अगर फैक्टर करेंगे, 4 का फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुना 2, यानी कि 1 4 का 2 गुना 2 आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 गुना 2, यानी कि 2 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 2 दूना 4 ही आएगा। ठीक है, फिर हम n बराबर 2 रख कर देखते हैं, यानी कि इसका मतलब पावर में 2, n पावर में 2 का मतलब इसी अंक का 2 बार गुना, यानी कि वर्ग इसको हम कह सकते हैं। यानी कि जैसे पावर में 4 के पावर 2 हो गया, यानी कि क्या गो 4, 2 गो 4 हो गया, इसका पूरा फैक्टर 1 गो 4 का 2 गो 2 आया है, तो 2 गो 4 का क्या गो आएगा, यानी कि 4 गो 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 गो 2 आ जाएगा। और इसको भी गुना करेंगे तो हमको क्या 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि यही आएगा, इसके भी अंत में 0 नहीं आ सकता। ठीक है, और n बराबर 3। ठीक है, n बराबर 3 रखेंगे तो 4 के पावर में कितना चले जाएगा 3, यानी कि क्या गो 4, यानी कि 3 गो 4 इसमें आ जाएगा। और बराबर यानी कि 2 गो 4 का जब 4 गो 2 हुआ है तो 3 गो 4 का कितना होगा 6 गो 2 हो जाएगा। 2 3 4 5 6 गो 2 हो जाएगा। और इसके फिर कितना है, इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 इसका हो जाएगा। इसके भी अंत में 0 नहीं आएगा, जो कि हम यहाँ पे हम गुना करके नहीं लिखेंगे। n बराबर अब हम 4 डाल करके चेक करते हैं, यानी कि 4 के पावर में 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि क्या गो 4 हो जाएगा, 4 गो 4 हो जाएगा, 3 और 4, यानी कि क्या गो, यानी कि 1 गो 4 के लिए हम 2 गो 2 लिखते हैं, तो इस प्रकार 4 गो 4 के लिए हम क्या गो लिखेंगे, 8 गो 2 लिखेंगे। 3 4 5 6 7 8, 8 गो 2 लिख दिए। और इस प्रकार 8 2 को जब हम गुना करके देखते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 156, इसके भी अंत में 0 नहीं आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं 4n के अंत में कभी भी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, और इसके अंक गणित का इसका कुछ थ्योरी आता है, इसको अभी हम लिख देते हैं। और यह बात आप ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल जिसके वर्ग कभी भी हम करेंगे तो जिसके अंत में 0 रहेगा उसी का स्क्वायर का अंत में 0 हो सकता है, अन्यथा दूसरे अंक का स्क्वायर का 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस प्रकार हम लिख देंगे, इस प्रकार हम पाते हैं कि 4n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है,
अभाज्य खंड संख्या 2 है, ठीक है, और 4n के अंत में 0 तभी होगा जब 2 के अलावा अभाज्य संख्या 2 के अलावा अभाज्य संख्या 5 से विभक्त हो, यानी कि इसका फैक्टर में 5 आना चाहिए, 5 से विभक्त हो, ठीक है। और आपको इतना पता होगा कि जिस अंक का स्क्वायर होगा उसमें वही अंक का केवल फैक्टर आएगा, 5 कहाँ से आ सकता है, ठीक है। विभक्त हो, ठीक है, विभक्त होना चाहिए लिख देते हैं, होना चाहिए, ठीक है। इस अतः अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, ज़्यादा इसका अथी नहीं बढ़ाएंगे। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में शून्य नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 4 के पावर n के अंत में शून्य नहीं होगा। यह सवाल मेरा प्रूव हो गया, यानी कि हम इसको सिद्ध कर दिए, यानी कि उसको हम दिखा दिए, ठीक है। इतना ही इसमें होता है। यानी कि हमको क्या करना है अब, यानी कि दशमलव प्रसार बताना है, यानी 13/250 का। तो यह दशमलव प्रसार बताने के लिए हमको क्या दशमलव प्रसार बताना है, ठीक है। यानी कि दशमलव प्रसार बताना है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि भाग दे करके दशमलव प्रसार ज्ञात बता देना होगा कि क्या है, यानी कि कितना दशमलव प्रसार आता है। आपको इतना पता होगा, जो नीचे जो रहता है वह भाजक होता है, यानी इससे हम भाग देते हैं, और ऊपर जो होता है मेरा भाज्य रहता है। तो 250 और यहाँ पे 13 हो जाएगा, यानी भाज्य के स्थान पे क्या है, यानी कि 13 है, और यह 250 है, इससे काफ़ी छोटा है। इसीलिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इससे भाग लगाने के लिए यहाँ पर हमको 1 0 बैठाएंगे फिर भी नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर 1 0 बैठाएंगे तो यहाँ पर हमको भागफल के जगह पे 1 0 दे करके और यहाँ पे हमको दशमलव देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 0 बैठाने से यहाँ पर इससे काफ़ी छोटा ही रहा, इसीलिए 1 0 और बैठाएंगे तो यहाँ पर भी हम 1 दशमलव के बाद 0 बैठाइए देंगे, ठीक है। अब यानी कि मेरा कितना हो गया, यानी कि 1300। तो 1300 250 के कितना बार लगाएंगे कि 1300 से कम होगा, ठीक है। तो 250 में 4 बार गुना करेंगे तो 1000 होगा, इसलिए 5 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200, यानी कि 50 होगा। तो यानी कि कितना बच जाएगा मेरा, ऊपर से अब नीचे को क्या भाग में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे वाले को घटा देते हैं, 0 में से 0 घट गया तो यानी कि 0, 10 में से 5 घटा तो यानी कि कितना हो जाएगा 5, और 2 में से 2 घट गया तो कट गया, यानी 1 में से 1 घट गया तो कट गया, ठीक है। यानी कि 10 में से 5 कैसे घटे, आप 10th का स्टूडेंट है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, यानी कि 1 0 और बढ़ा देंगे, और भाग तो ऐसे करता है कि 1 0 जब बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखते हैं। 250 का पहाड़ा में यानी कि 2 बार जब हम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि मेरा क्वेश्चन हो जाएगा 500, ठीक है, 500 हो जाएगा। और इसको ऊपर से नीचे घटा देंगे तो यह पूरा का पूरा कट गया, और यहाँ पे मेरा क्या है, इसका दशमलव प्रसार आ गया, यानी कि 0.052 मेरा दशमलव प्रसार आ गया। इसी का एक और क्वेश्चन था, यानी कि इसका दशमलव प्रसार उसमें बताना था, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, दशमलव प्रसार बताने के लिए शांत होने के लिए एक फार्मूला आता है, और अशांत होने के लिए कोई भी फार्मूला नहीं हो सकता, ठीक है। शांत होने के लिए जो फार्मूला आता है वह क्या है, यानी कि P बटे, यानी P कहने का मतलब ऊपर में कोई भी इंटीजर अंक हो जाना चाहिए, कोई भी अंक, उससे कोई भी उतना मतलब नहीं है। P बटे 2 के पावर m, यानी कि 2 के पावर में भी कुछ रहना चाहिए, और 2 के पावर m गुना 5 के पावर n रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में P का मान कितना दिया हुआ ऊपर में, यानी कि 13, और नीचे वाले को 2 के पावर m गुना 5 के पावर n कैसे लिखते हैं, तो ये 250 को हम क्या करेंगे, अब फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर करेंगे तो मेरा क्या फैक्टर इसका निकल कर आएगा, यानी कि 2 से यदि हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और फिर 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, तो कितना से लगेगा 5 से लगेगा, तो कितना हो जाएगा 25 पंचे 125। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 से लगाएंगे
तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5×25, फिर 5 से लगा दिए तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसी को अब हमको लिख देना है। 2 कितना बार आया है इस क्वेश्चन में मेरा, 2 एक बार आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 एक बार आया है, ठीक है। यानी कि और 5 क्या बारी आया है, 1 2 3 बारी आया है, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे, 5 यानी कि 3 बार आया है। और अशांत कौन कौन सा होता है, जैसे अगर हमको दे दिया है दूसरा का एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर अभी लिखते हैं, यानी कि जैसे दे दिया यानी कि 17 ठीक है 17/30, ठीक है 30। ज़्यादा समय बड़ा सा वीडियो हो जा रहा है, इसी कारण हम छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। 17/30 यानी कि 30 का हम कैसे यहाँ पे फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15, फिर 2 3 से लगा, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, और फिर 5 से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो इसका क्या फैक्टर है, 2 गुना 3 गुना 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी के जगह पे तो मेरा 17 है, यह इंस्टेंट अंक रहता है, ठीक है। और बटे में 30 का मेरा फैक्टर कितना आया है, यानी कि 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। यानी कि हमको यह शांत होने का क्या रूल का है कि 2 के पावर m और 5 के पावर n, यानी कि 2 के पावर में ही कुछ होना चाहिए और 5 के पावर में ही कुछ होना चाहिए। नहीं भी है 2 के पावर में फिर भी चलेगा, यानी कि ऐसा अगर जो आ जाएगा वह मेरा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। और जो 2 और 5 के अलावा अगर कोई अंक इस बीच में शामिल हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार अब मेरा नंबर सिस्टम का कुल क्वेश्चन समाप्त होता है। सॉरी, एक आध 2 क्वेश्चन और बच गया, यानी कि जैसे 1/√2 का, यानी कि एक अपरिमेय संख्या वो सिद्ध करने का 3+2√5 है, वह सिद्ध करने का बच गया है। उस सब को एक ही वीडियो में फिर हम आपको पूरा बता देंगे, ठीक है। अगर आपको इस सब नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है बीच में मन में, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका हम पूरा का पूरा आंसर आपको हम बताएंगे। और इसमें अब यानी कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, इसको अब छोड़ना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।